हाँ अब बताओ। हाँ, इंटरनेट क्या होता है? सबको मालूम है, सबने यूज में लिया है, मोबाइल यस होंगे सर। इंटरनेट पे। अब तुम क्लास ले रहे हो, वो भी इंटरनेट पे ले रहे हो। तो यस ये सर। इंटरनेट क्या होता है? सर हमको बताना है। हाँ, तुम्हें बताना है, बताओ। सर इंटरनेट वो होता है सर जिससे हमारे पीसी या फिर फोन में नेट नेट चलता हो, जिससे हम कुछ भी वाईफाई की चीज चला सकते हैं। अच्छा ठीक है, बाकी और बताओ। अर्पित। अर्पित। और। यस सर। यस हाँ, सर। इंटरनेट इंटरनेट होता क्या है? सर इंटरनेट एक एक ऐसी चीज है कि जिससे हमारे फोन में डाटा चल सकता है। उससे हम प्रिंस। प्रिंस। सर इंटरनेट वो है जिससे भी हम कोई भी डाटा डाउनलोड कर सकें। भावना। भावना। मुस्कान। सर हम इंटरनेट से कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। हम्म और कोई बताना चाहेगा? और कौन बताना चाहेगा इंटरनेट क्या है? कोई नहीं। हाँ बोलो। ये कृष्णा सैनी के नाम से कौन है? चलो हम इंटरनेट होता क्या है। अभी ये जो तुमने बताए, जितने भी बताए, इंटरनेट से हम करते क्या है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। यानी इसमें इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क जुड़े होते हैं, जिनसे हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इंटरनेट। ये कम्युनिकेशन के भी काम आता है, ठीक है। एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट वर्सेज इंटरनेट, इन दोनों में अंतर क्या है? इंटरनेट वर्सेज इंट्रानेट। तो इंटरनेट होता है जिन्हें हम यूज में लेते हैं, जिन्हें हम कोई भी कुछ भी चलाना हो, एक्सेस करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कम्युनिकेशन करना हो, इस काम आता है। और इंट्रानेट एक सीमित लेवल में होता है, एक सीमित क्षेत्र में होता है। कैसे? जैसे हमारे पास तुम जो यूज में ले रहे हो और मैं जो यूज में ले रहा हूँ, ये सब इंटरनेट है। इसमें हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें या फिर बैंक की बात करें, तो वहां पर हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे गूगल भी खोल रहे हैं, गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जबकि इंट्रानेट में ऐसा नहीं है। इंट्रानेट में जिस पर्पज से इंट्रानेट यूज में लिया जा रहा है, लिया गया है, वही वर्क करेगा। अब हम जैसे कंपनीज की बात करें, तो किसी भी कंपनी में इंट्रानेट केवल कंपनी से रिलेटेड वर्क ही ओपन होगा। कंपनी की वेबसाइट चलेगी, कंपनी ने जितना एक्सेस दे रखा है,
एम्प्लॉयज को उतना ही वर्क करेगा। उसमें कुछ भी ऐसे नहीं कि गूगल खोल के पिक्चर देख रहे हैं और कुछ भी चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से बैंक की बात करें तो बैंक में केवल बैंक की वेबसाइट ही ओपन होती है। बैंक के अलावा जो भी वेबसाइट है वो ओपन नहीं होती है। यहाँ तक कि जीमेल भी नहीं चलता है। यदि उन्हें ईमेल भेजना होता है या ईमेल रिसीव करना होता है तो उनका अपना अलग एक्सेस है, जिसके थ्रू वो ईमेल सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ना कि जीमेल के थ्रू। तो ये अंतर होता है इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट बहुत बड़े लेवल पे होता है, जैसा कि हम यूज में ले रहे हैं, सब बड़े लेवल पर है। और इंट्रानेट एक छोटे से लेवल पे होता है, यानी बैंक में लगा हुआ है तो बैंक में एक सीमित क्षेत्र है, उसी में वो चलता है, और बैंक से बाहर वो नहीं चलता। तो ये इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर है। इंटरनेट समझ में आ गया होगा, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी विभिन्न सारे, यानी बहुत सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं जिन्हें हम यूज में लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत सारे कामों को करने के लिए। ठीक है, जो इंटरनेट होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है? जैसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, कोई फाइल प्राप्त कर रहा है, कोई कंप्यूटर, हम दो कंप्यूटर लेते हैं, एक सर्वर कंप्यूटर और उससे काफी सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। काफी सारे से हम एक से लेके ज्यादा तक मान सकते हैं, एक कंप्यूटर या फिर ज्यादा कंप्यूटर। एक जो मेन कंप्यूटर होता है वो कहलाता है सर्वर, और इसके अलावा उससे जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो कहलाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। बैंक में गए होंगे तो देखा होगा, एक अलग से डब्बा सा अलग कंप्यूटर पर रखा रहता है और बिल्कुल खाली रखा रहता है, जिसपे कोई काम नहीं होता, वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। और इसके अलावा जो बाकी के कंप्यूटर होते हैं जिन पे वर्क करते हैं, वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर, और जो इसके अलावा बाकी के कंप्यूटर होते हैं जिन पे वर्क करते हैं, वो क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर हम दूसरी तरीके से समझे तो, सर्वर कंप्यूटर फाइलों को भेजने का काम करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जो फाइलों को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्वर और क्लाइंट, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इंटरनेट को चलाते कैसे हैं, इंटरनेट आता कहाँ से है ये? हम इंटरनेट को एक्सेस कहाँ से करते हैं? ठीक है, इंटरनेट को चलाने के लिए हमें एक तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक मॉडेम की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, इसकी जरूरत होती है। और इसमें हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, यानी हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होना चाहिए, मॉडेम से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि ये होने तो चाहिए, वो बात तो ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास होता है एक आईएसपी, जिसका वो हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे बोलते हैं, जो कि सबको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, और अब तुम जियो का और नेट यूज में ले रहे होंगे, जियो। तो ये जितने भी प्रोवाइडर हैं जो नेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये कहलाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें और सबको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक है नेक्स्ट मॉडेम। मॉडेम होता है
जो इंटरनेट को, या जो सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है जहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसको और हमारे लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट करता है, वो कहलाता है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इस मॉडेम का काम होता है सिग्नल्स को चेंज करना। कौन से सिग्नल्स? हमने पढ़ा था कि हम वर्क करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, यानी डिजिटल, और कंप्यूटर वर्क करता है, यानी हम दूसरी तरीके से समझें तो लैंग्वेजेज में की बात करें तो हम वर्क करते हैं इंग्लिश में, और कंप्यूटर वर्क करता है 01 लैंग्वेज में, जिसे हमने डिजिटल या बाइनरी कोड बोला था, बाइनरी भी पढ़े थे हमने। ठीक है, कुछ भी बोल लो, यानी 01 में, और हम वर्क करते हैं इंग्लिश में। तो कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे के सिग्नल्स को बीच में ट्रांसलेटर होता है। उसी तरीके से टेलीफोन काम करता है। ये जो बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, ये टेलीफोन लाइनों के थ्रू हमारे पास इंटरनेट पहुंच रहा है। ये काम करता है एनालॉग पर, एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, इसमें धारा विद्युत प्रवाह, मैंने बताया था कि धारा विद्युत प्रवाह इन पर काम करते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और जबकि हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है डिजिटल पे, ये भी बताया था, डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो टेलीफोन से, यानी आईएसपी जो है टेलीफोन कनेक्शन, आईएसपी से हमारे पीसी में नेट चलाने के लिए हमें बीच में मॉडेम की जरूरत होती है। यानी एनालॉग सिग्नल्स को, जो कि आईएसपी यूज में लिया जा रहा ले रहा है डिजिटल सिग्नल्स में, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। तो हमें बीच में एक मॉडेम की जरूरत होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसी के थ्रू इंटरनेट चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये जितना भी बताया है। हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लैपटॉप में, पीसी में, यानी डिजिटल सिग्नल्स में एक दूसरे के सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग सिग्नल्स हैं एनालॉग और डिजिटल, मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया मॉडेम। मॉडेम होते हैं, एक तो होता है इंटरनल मॉडेम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, इंटरनेट मॉडेम होता है, इंटरनल मॉडेम जो अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल मॉडेम होता है जो हमें बाहर से लगाना पड़ता है, जो जैसे टेलीफोन लाइन वगैरह हम लगा लेते हैं, जब हम बीएसएनएल का या इनके इंटरनेट लगवाते हैं तो हमें मॉडेम साथ में दिया जाता है, और एक दूसरे की वायर्स को टेलीफोन से और लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट किया जाता है, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, इंटरनल मॉडेम जो हम वाईफाई से चला रहे हैं, ये सब इंटरनल मॉडेम के थ्रू हम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी मॉडेम नहीं है, सब इंटरनल ऑटो कनेक्ट है। हमने मोबाइल में डाटा ऑन किया और लैपटॉप में कनेक्ट करके हमने यूज में ले रहे हैं, तो ये होता है इंटरनल मॉडेम। ठीक है, इसके अलावा हम एक तो वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं, एक ब्रॉडबैंड से चलाते हैं। ब्रॉडबैंड में वायर्स वगैरह आती हैं जो कि टेलीफोन से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एक हम केबल के थ्रू चलाते हैं इंटरनेट, केबल यानी वायर्स के थ्रू, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में केबल के थ्रू इंटरनेट चलते हैं, और टेलीफोन लाइन की तरह ही केबल लाइन भी लगी हुई होती है। ठीक है, यानी इन तरीकों से हम इंटरनेट चलाते हैं। और मोबाइल से भी हम इंटरनेट चला सकते हैं, अभी बताया था मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करते थे, डाटा कनेक्ट करके, और लैपटॉप में हम इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है?
यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? इंटरनेट बता दो। सर मतलब इंटरनेट बता दो। इंटरनेट बता दो मतलब ये इंटरनेट ही तो चल रहा है। हाँ कृतिका। नहीं सर, आपने इंट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस बताया था ना। अच्छा, डिफरेंस बताना है इंटरनेट और इंट्रानेट में। हाँ सर, वही हाँ। डिफरेंस। ठीक है। इंटरनेट ग्लोबल वर्क करता है, यानी डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और जो इंट्रानेट है वो किसी निजी कंपनी का प्राइवेट इंट्रानेट होता है। ठीक है। इंटरनेट में हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जितना भी हम यूज में ले रहे हैं, तुम यूज में ले रहे हो, ये सब इंटरनेट है। जबकि इंट्रानेट में वो किसी सीमित क्षेत्र तक ही एक्सेस करता है। जैसे बैंक है, बैंक से बाहर वर्क नहीं करेगा, केवल बैंक के अंदर अंदर वर्क करता है। उसमें हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे जीमेल खोलनी है तो मैं जीमेल भी उसमें एक्सेस नहीं कर सकता इंट्रानेट में। और जो परमिशन मिली गई है, जिस एक्सेस से लिया गया है, वही वेबसाइट्स, जितनी लिमिटेड वेबसाइट्स ली गई हैं, वही वेबसाइट्स हम उसमें ओपन कर सकते हैं इंट्रानेट में। जैसे बैंक में केवल बैंक से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, जो बैंक के आरबीआई ने या बैंक ने, हेड ऑफिस ने तय कर रखी हैं, वही वेबसाइट्स इसमें ओपन होती हैं, जिसमें हम बैलेंस देखना, ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यदि मुझे मेल भी भेजना है, यानी बैंक को मेल भेजना है या बैंक के पास कोई मेल रिसीव करना है, तो उसके लिए भी अलग से बैंक के पास उसकी आईडी होगी। वो जीमेल पर, यानी सिंपल मेल पर या रेड मेल पर, ये जो मेल चलती हैं, इनको एक्सेस करके मेल को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। यह अंतर होता है इंटरनेट और इंट्रानेट में। और इंटरनेट को तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। इंटरनेट में हम कुछ भी चला सकते हैं। हमें जीमेल चलानी है, फेसबुक चलानी है, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट चलानी है, इंस्टाग्राम चलाना है, कुछ भी चलाना है, यह सारा वर्क हम कर सकते हैं। या कुछ भी सर्च करना है, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ निधि। हाँ, तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ठीक से। हाँ तो बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब तक ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। सर जो बताया ना अब तक वही ठीक से समझ में नहीं आया। अच्छा, इंटरनेट और इंट्रानेट समझ में आ गया। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? हाँ सर, ये तो आ गया। ठीक है। तो इंटरनेट होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। यानी जो सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो फाइल सेंड कर रहा है, और क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो फाइल्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। और इंटरनेट लगवाने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। और उस इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे पास आईएसपी है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे बीएसएनएल, एयरटेल वगैरह, जो मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, वो है बीएसएनएल। ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। और ये जब जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, तो इंटरनेट को लैपटॉप या पीसी में चलाने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत होती है। मॉड्यूल जो मॉडेम होता है वो सिग्नल्स को चेंज कर रहा है। यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीफोन वगैरह होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करते हैं।
सर हाँ, 1 मिनट। हाँ, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हम इस पे चल रहे थे। यानी जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू नेट चलता है। ठीक है, ये बताया अब तक। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ निधि, और कोई प्रॉब्लम? निधि? हाँ, और कुछ? हाँ, और कोई प्रॉब्लम और हाँ बताओ। सर, मॉड्यूलेटर मॉडेम, डिमॉड्यूलेटर बता दो। ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मॉड्यूलेटर MO और डीमॉड्यूलेटर DEM। ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। यानी BS जो टेलीफोन है वो एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, और हमारा लैपटॉप PC यानी कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है। जब मॉडेम इनको कन्वर्ट करता है आपस में, तो हम इंटरनेट चला पाते हैं, तो ही इंटरनेट चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। WWW पे हम चल रहे थे। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये सब वेबसाइट्स के आगे लिखा होता है। जैसे gmail.com, इसके आगे भी लिखा होता है www.gmail.com, www.yahoo.com। ये जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन सब के आगे ये लिखा होता है WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इसका मतलब ये इंटरनेशनल स्तर पे, यानी ये इसका मतलब ये इंटरनेट है, और हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट और ब्राउजर, एक ब्राउजर और एक वेबसाइट। वेबसाइट अभी बताया था, जैसे www.gmail.com, www.facebook.com, www.yahoo.com, ये सब वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं वेब ब्राउजर की सहायता से। ठीक है, ये जिस पर भी हम ये चला रहे हैं, ये हम चला रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो ये होते हैं वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम होता है, तुम्हारे मोबाइल में होगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बारे में पता है ना, होता है। एक होता है फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब वेब ब्राउजर होते हैं जिनमें हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, यानी इंटरनेट को चलाते हैं। ठीक है, ब्राउजर समझ में आ गया। ब्राउजर और वेबसाइट्स क्या होती हैं? ब्राउजर और वेबसाइट क्या होती हैं, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। और बाकी? हम पढ़ते हैं URL के बारे में। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे ही हमने खोला www.gmail.com, ठीक है, ये पूरा एक URL है। इसके आगे HTTP या फिर HTTPS, इनमें से कुछ एक लगा होता है। .gmail.com। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये ऊपर URL दिखाई दे रहा है HTTPS, दिखाई दे रहा है ये। यस सर। क्या लिखा हुआ है? एच टी
हाँ, क्या लिखा हुआ है? HTTPS आगे? www.gmail.com। अच्छा, ये अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ऊपर वाले की कह रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये HTTPS ये पूरा एक URL है। यहाँ HTTP का मतलब होता है, या तो लगा होता है HTTP, या लगा होता है HTTPS। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हर वेबसाइट के जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबके आगे लिखा होता है ये पूरा, ये कंप्लीट कहलाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और जिनके पीछे HTTPS लिखा होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कनेक्शन सिक्योर है। और HTTP का मतलब होता है ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है। ठीक है, HTTP और HTTPS में अंतर पता चल गया क्या होता है? यदि किसी वेबसाइट में HTTP लिखा है तो इसका मतलब ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है, सिक्योर वेबसाइट नहीं है। और HTTPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सिक्योर वेबसाइट है। जितनी भी पेमेंट वेबसाइट्स होती हैं उन सबके आ, आगे HTTPS ये लगा हुआ होता है, कहीं भी देख लेना। ठीक है ना, मैं तुम्हें वेबसाइट कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, रुको। हाँ, ये देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये HTTPS। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ हाँ। और ये देखो, यहाँ भी HTTPS, ये भी सिक्योर कनेक्शन है। और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ भी आगे भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी HTTP और HTTPS में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, इस पर क्लिक करो। ये भी यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करो, जबकि ये ताला सा बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ टोटली लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर। और इस वेबसाइट पे क्लिक करो, यहाँ भी लॉक बना हुआ है, देखो कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, हाँ, ये है HTTP। ठीक है, ये हो गया HTTP और HTTPS में क्या अंतर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये कंप्लीट एक URL कहलाता है। ठीक है ना, अगर हम इस पूरे की बात करें, ठीक है, www ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी www से gmail.com, ये पूरा हो गया URL। ठीक है, और इसमें ये जीमेल लिखा हुआ है, ये है डोमेन नेम। एक मिनट रुको, ये मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसमें
केवल इतने की बात करें तो ये यहाँ से लेके सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी, इसमें ये सपोर्ट अदर्स जो लिखा हुआ है, ये कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है, ये डोमेन नेम क्या होता है? जैसे तुम्हारा एक नाम है, सबका नाम होता है, उसी तरह से हमारी वेबसाइट, इसका भी एक नाम है, ये इससे पहचानी जा रही है, ये होता है डोमेन नेम। ठीक है, और इसके पीछे डॉट के बाद लगा हुआ है ओ आर जी, ऑर्ग। ठीक है, ये होते हैं TLD, यहाँ लिख देता हूं मैं, TLD। ठीक है, ये कहलाते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं ये। डॉट ओ, इसके अलावा डॉट ओ आर जी के अलावा और भी काफी सारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे डॉट कॉम। कई वेबसाइट्स में तुमने देखा होगा, कई में देखा होगा .edu, .gov, डॉट एक ORG और एक अलावा और भी हैं, .in है, और काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये डोमेन्स डोमेन नेम कहलाते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं, यानी TLDs कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है TLDs का? डॉट कॉम कॉमर्शियल से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, यानी कोई बिजनेस वेबसाइट है तो वो डॉट कॉम लगा सकती है, जैसे facebook.com। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये राजेंदु बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट GOV.in, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, GOV.in लिख रहा है ना, दिख रहा है? अरे बोल तो दिया करो। यस सर। ठीक है, ये GOV है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे IN से मतलब है ये इंडिया की है। ठीक है, यदि किसी वेबसाइट के पीछे IN लग रहा है तो इसका मतलब वो इंडिया की है, और किसी वेबसाइट के पीछे यदि AU लिख रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की है, यानी इस तरह से सबकी अलग अलग है। और किसी वेबसाइट के पीछे EDU लग रहा है, .edu, तो इसका मतलब वो एजुकेशनल वेबसाइट है। यदि किसी वेबसाइट के पीछे .org लग रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संस्था की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, यानी टॉप लेवल TLDs बोलते हैं इन्हें शॉर्टकट में, टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे कि टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन नेम क्या होता है। यानी ये हो गया सपोर्ट अदर्स तो डोमेन नेम हो गया, और .org ये TLD हो गया, और HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके पीछे www लग रहा है तो इसका मतलब इसमें लग नहीं रहा है लेकिन लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें मैं लगाना भूल गया। तो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये पूरी वर्ल्ड पे वेबसाइट चल रही है, इसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। वेब ब्राउजर समझ में आ गया होगा, जहां पर हम इंटरनेट चला रहे हैं वो वेब ब्राउजर कहलाता है। यानी ये जो इसमें हम चला रहे हैं, ये मैं चला रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो ये मेरा वेब ब्राउजर है, जो कि बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, PC में। ठीक है, इसके अलावा हम गूगल क्रोम और फायरफॉक्स ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइलों में देखा होगा तुमने UC ब्राउजर। ठीक है, ये मोबाइल का ब्राउजर है UC ब्राउजर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ब्राउजर क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। हाँ, यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े। हाँ सर। अब हम इंटरनेट में कुछ भी सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है, हमें कुछ भी सर्च करना है, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी लिखना है हम यहाँ पे लिखेंगे, वो सर्च हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे किसी भी पर्सन के बारे में
किसी कंपनी के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ भी सर्च करना है वो मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे जो भरतपुर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में सर्च करना है, यानी ब्रज यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, और ये आ गए ब्रज यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्रज यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ओपन हो गई। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। इस तरह से मैं कुछ भी किसी के भी बारे में सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। इसके अलावा गूगल, google.com। ठीक है, ये भी हमारा एक सर कहाँ गए? हाँ हम सर चल रहे थे क्लास सर, खत्म हो गई? हाँ हम चल रहे थे सर्च इंजन पे। सर्च इंजन ये सर्च के काम आता है, ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। इसके अलावा बिंग भी हमारा एक सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सर्च इंजन है याहू। ठीक है ना, ये तीनों कहलाते हैं सर्च इंजन। ये सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को या किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को जो हम सर्च करते हैं वो कहलाता है सर्च इंजन। ठीक है, सबसे पहले गूगल, उसके बाद बिंग और उसके बाद याहू। ये तीन सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन समझ में आ गया होगा। एक होता है विकिपीडिया। ठीक है, ये विकिपीडिया ओपन हो गई। इसके बाद इसमें किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी सर्च करो, वो टॉपिक सामने निकल के उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया ताजमहल के बारे में, ये ताजमहल की पूरी डिटेल्स यहाँ पे ये निकल के आ गई। A to Z निकल के आ जाती है। ठीक है, ये होती है विकिपीडिया। ठीक है, ये भी एक तरह का सर्च इंजन ही है। अब मान लो मैंने ये इस पे सर्च करता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ, ये ताजमहल ही सर्च कर देता हूँ और एंटर। ठीक है, ये इसके बारे में ये डिटेल्स निकल के आ गई। हमें जो कुछ भी इन पर किसी पर भी क्लिक कर दो, जो ये नीले से कहलाते हैं, यानी वेबसाइट्स हैं, ये ब्लॉग्स हैं ये। ठीक है, इन पर सर्च कर दो, क्लिक कर दो तो ये निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है मैप।
मैप पर क्लिक करके इसका मैप भी निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, ये आ गया मैप। ठीक है, हम बैक चलते हैं। इमेजेज, यानी जो हमने टॉपिक डाला है उससे रिलेटेड इमेजेज भी आ जाएंगी। ये उससे जो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे केवल इमेजेज इमेजेज आ गई। इसी तरह से न्यूज और यहाँ पे वीडियोज, यानी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज आ जाएंगी। ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सब मिक्स मिला जुला आ जाएगा, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। ठीक है, तो ये होता है सर्च करना। इस तरह से हम किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी के भी बारे में, कंपनी, संस्था, किसी स्कूल कॉलेज, किसी बुक के बारे में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सर्च करना? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसके उसके बाद है ईमेल आईडी बनाना, यानी जीमेल पे ईमेल आईडी बनाना, उसको मेल भेजना, ईमेल आईडी ओपन करना और मेल रिसीव करना, मेल डिलीट करना, ये सब चीजें। ठीक है, इस टॉपिक को हम करते हैं नेक्स्ट डे, यानी परसों। ठीक है, और यहाँ से इससे रिलेटेड जो आज कराया है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। आज जो कराया है उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में